बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेटे, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज हम लोगों ने चैप्टर 11 को डिस्कस करना है, जो कि हमारा लेक्चर 13 है फंगैट 2020 का। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 11 को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे कि उससे रिलेटेड क्या क्या एमसीक्यूज़ आपको आ सकते हैं या पास पेपर में क्या क्या एमसीक्यूज़ उससे रिलेटेड आए हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आज के लेक्चर को। और मैं हमेशा आप बच्चों से यही उम्मीद रखता हूँ कि आप बच्चे साथ साथ घर बैठ के पास पेपर के एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो बेटे, अल्लाह ताला का नाम लेके स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को प्रॉपर्ली। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट हैं जिसको मैंने एक फ्लो चार्ट में लिखने की कोशिश की है। फर्स्ट पोस्टुलेट ये है कि फाइनाइट वॉल्यूम कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स। कि अगर आप गैसेस स्टेट का या गैस का कोई एक फाइनाइट वॉल्यूम लेते हैं तो बेटे उसके अंदर इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब एक छोटे से हिस्से में इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब वो कोई उसकी रेंज नहीं, स्पेसिफिकेशन नहीं है। सेकेंड इज गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। जाहिर है कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती गैस मॉलिक्यूल्स की। उसके बाद जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन सेपरेशन बिटवीन देम। जो मॉलिक्यूल का साइज होता है वो उनके दरमियान सेपरेशन से भी बहुत कम होता है। मतलब मॉलिक्यूल के दरमियान जो सेपरेशन है आपको पता है वो ना होने के बराबर है, और मॉलिक्यूल का साइज उससे भी कम है। तो दैट इज के साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज लेस देन सेपरेशन बिटवीन देम। कोलिजन इनमें हमेशा परफेक्टली इलास्टिक होती है, इलास्टिक कोलिजन आप इनमें डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूल एक दूसरे पर, अच्छा ये आइडियल केस है इलास्टिक कोलिजन का, अदरवाइज तो आप इलास्टिक की बात नहीं करते। हमेशा आप आइडियली जो कोलिजन लेते हैं वो इलास्टिक कोलिजन होती है। मॉलिक्यूल एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करते एक्सेप्ट कोलिजन। सिर्फ और सिर्फ जब कोलिजन होगी तब ही वो फोर्स एक दूसरे पर अप्लाई करेंगे, अदरवाइज वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई नहीं करते। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक, जो कि है प्रेशर ऑफ गैस। ये पहले इसके सिंपल पोस्टुलेट थे, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं होते, ज़ाहिर एंट्री टेस्ट में थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं आती। फर्स्ट टॉपिक है बेटे प्रेशर ऑफ गैस। आप ये समझ लें ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है प्रेशर ऑफ गैस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेशर ऑफ गैस। और कई दफ़ा इससे रिलेटेड पेपर में एमसीक्यूज़ भी आए हैं। लास्ट ईयर भी 2019 का जो ECAT का पेपर था उसमें भी इससे रिलेटेड एमसीक्यू था। प्रेशर ऑफ गैस में टीचर्स आपको एक क्यूब कंसीडर करवाते थे। वो कहते थे आप ये सपोज करें कि अगर आपके पास एक क्यूब है और आप इसकी जो लेंथ है वो आप L कंसीडर कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक। डिफरेंट पॉइंट्स ले लें, एक पॉइंट आप A ले लें, एक पॉइंट आप B ले लें, यहाँ पे C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट, रैंडम आप डिफरेंट पॉइंट्स ले लें। टीचर्स आपको ये डायग्राम में समझाते थे कि बेटा अगर आपके पास एक सिलेंडर है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि रैंडमली मूव कर रहे हैं। वो जितने लेफ्ट से राइट जाते हैं उतने राइट से लेफ्ट आते हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई इनकी स्पेसिफिकेशन नहीं है। जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट वे में मूव कर रहे हैं। तो टीचर्स आपको ना यहाँ पे ये फर्स्ट डायग्राम बना के रैंडम मोशन के बारे में कॉन्सेप्ट देते थे कि पार्टिकल्स की जो मोशन है वो रैंडम मोशन है। अगर मैं कहता हूँ सपोज करें यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये इस वॉल के साथ जाके टकराता है और टकरा के वापस आता है। मतलब ये टकरा के वापस आ गया। सपोज कर लें मैं एक पार्टिकल हूँ, मैं इस तरह से जाता हूँ, मैं इस वॉल से टकराता हूँ, टकराने के बाद मैं वापस इसी जगह पे आ जाता हूँ। तो अगर मुझसे पूछा जाए, मतलब मैं कहता हूँ कि कोई एक पार्टिकल है जो एक साइड से दूसरी साइड पे गया और कोलाइड करके वापस आ गया, तो इसका चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। मैं एक एमसीक्यू से स्टार्ट करता हूँ प्रॉपरली इसको कि चेंज इन मोमेंटम व्हेन पार्टिकल collide with the wall of the container, कह लें of container और क्यूब। सिंपल सा एमसीक्यू कि एक पार्टिकल जो है वो कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड किया और कोलाइड करके वापस आया। इसमें ये बड़ी मेन चीज़ है कि कोलाइड करे और कोलाइड करके वापस आए
तो उसका चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। ऑप्शन आपके पास अल्फा ऑप्शन है जी एम वी वन एक्स, बीटा ऑप्शन है माइनस एम वी वन एक्स, चार्ली ऑप्शन है माइनस टू एम वी वन एक्स, डेल्टा ऑप्शन है 0। अब वी वन एक्स का मतलब एक्स एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ, जाहिर है एक्स एक्सिस में ही उसने आंसर दिया तो आपको समझ आना चाहिए एक्स एक्सिस का। अब बहुत से बच्चे इसका आंसर 0 सोचते हैं, जो कि गलत है। किस तरह से सॉल्व करते हैं ऐसे एमसीक्यू को कि अगर एक पार्टिकल इस जगह से एक वॉल से दूसरी साइड पे जाके कोलाइड किया और कोलाइड करके वापस आया तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे। देखो मोमेंटम की वैल्यू आपके पास होती है, मोमेंटम इक्वल होता है मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के, तो मोमेंटम इक्वल होगा एमवी के। ये इनिशियल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम भी आपके पास एम वी होगा, मतलब एम वी वन एक्स होगा, लेकिन फ़र्क यह है कि इसके साथ नेगेटिव साइन होगा और इसके साथ पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि जब कोई बॉडी कोलाइड करके वापस आती है तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है। इसीलिए जब ये बॉडी कोलाइड की और कोलाइड करके वापस आई, देखो अगर ये एक ये वाला हिस्सा है, एक ये वाला हिस्सा है, जब पार्टिकल इधर जाके टकराया तो इसका मोमेंटम आपके पास एम वी वन एक्स था, और जब कोलाइड करके वापस आया तो फिर मोमेंटम आपके पास है माइनस एम वी वन एक्स। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम के साथ मैंने माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि जाते हुए उसकी डायरेक्शन ये थी और वापस आते हुए उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट। अगर मैं इसका चेंज निकालूं कि चेंज इन मोमेंटम आप किस तरह से निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आपके पास माइनस एम वी वन एक्स माइनस एम वी वन एक्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम आपके पास आ जाएगा माइनस टू एम वी वन एक्स। ये आपके पास चेंज इन मोमेंटम इसका राइट ऑप्शन होगा, दैट इज चार्ली ऑप्शन। तो मैंने टॉपिक को एक सिंपल से एमसीक्यू से स्टार्ट करवाया कि पार्टिकल का दीवार पे टकराना और टकरा के वापस आना, तो उसमें चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, तो माइनस टू एम वी वन एक्स। बच्चे इसको अक्सर 0 समझते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि रिवर्स डायरेक्शन में साइन नेगेटिव होगा और चेंज निकालोगे वो नेगेटिव ही आएगा। उसके बाद बेटा प्रेशर की मेन इक्वेशन के ऊपर आते हैं। प्रेशर की जो मेन इक्वेशन आपके पास, वो जो आपको टीचर्स ड्राइव करवाते थे, 2/3 n नॉट हाफ एम वी स्क्वायर। ये मैं डायरेक्ट इसकी क्वेश्चन लिख रहा हूं जो आपको प्रेशर ऑफ गैस में टीचर्स ड्राइव करवाते थे। P प्रेशर, n नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब n नॉट, और हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूं, मैं इस तरह से लिखूंगा P इज इक्वल टू 2/3 n ओवर v, और ये आपके पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी मीन्स कि हाफ एम वी स्क्वायर। ये प्रेशर ऑफ गैस का एक जनरल सा फार्मूला है। ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे रिलेटेड बहुत से एमसीक्यूज जो हैं वो पेपर में आते हैं। अब मैं आपको इसकी वेरिएशन सिखाता हूँ कि इससे रिलेटेड कितनी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखो यही वाला फार्मूला मैं अगर इसको हाफ एम वी स्क्वायर की फॉर्म में लिखूँ तो वो इस तरह से है 2/3 n ओवर v हाफ एम वी स्क्वायर। ये प्रेशर ऑफ गैस का फार्मूला है। अब देखो v स्क्वायर को यहाँ पे आप बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर। अगर मैं मीन वेलोसिटी निकालता हूँ, vm का मतलब मीन वेलोसिटी, बेटे मीन वेलोसिटी किसी भी चीज़ की हमेशा 0 होती है। जैसे डिफरेंट पार्टिकल्स की वेलोसिटीज़ हैं v1 प्लस v2 प्लस v3, सपोज 3 वेलोसिटीज़ हैं डिवाइडेड बाई 3, इसका आंसर हमेशा जो है वो 0 के इक्वल आएगा। ऐसा क्यों होता है, हम क्यों कहते हैं कि मीन वेलोसिटी 0 होती है? उसकी वजह ये होती है बेटे, जितने पार्टिकल लेफ्ट साइड से राइट साइड पे गए उतने ही राइट से लेफ्ट की तरफ आए, जो रिजल्टेंट है वो आंसर कितना होगा 0। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास 4 पार्टिकल्स हैं, सपोज अगर मेरे पास 4 पार्टिकल्स थे तो उनकी मैंने मीन वेलोसिटी निकालनी है, तो वो मैं किस तरह से फाइंड आउट करूँगा? 4 पार्टिकल्स की मीन वेलोसिटी आप इस तरह से निकालेंगे, ये आपके पास होगी मीन वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस माइनस v3 प्लस माइनस v4 डिवाइडेड बाय 4, सारी वेलोसिटीज़ को ऐड किया, नंबर ऑफ वेलोसिटीज़ पे डिवाइड किया, इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं नेगेटिव साइन आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ कि बच्चों जितने पार्टिकल लेफ्ट से राइट जाते हैं उतने ही राइट से लेफ्ट आते हैं, जो रिजल्टेंट है वो कितना होगा 0। जैसे एक पार्टिकल की जाते हुए वेलोसिटी 5 थी, वो वापस आया तब -5, तो ऐड करोगे जब प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास 0 आएगा। यही एक वजह है हम कभी भी मीन वेलोसिटी लेते ही नहीं है। मीन वेलोसिटी से आंसर हमेशा 0 आएगा। प्रेशर ऑफ गैस में मीन वेलोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मीन वेलोसिटी हमेशा 0 आएगी, हमेशा 0 आती है मीन वेलोसिटी।
इसी वजह से हम यहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, MS। इसका फ़ायदा क्या होता है? देखो, इसका मीन स्क्वायर वेलोसिटी है क्या कि जो आपने मीन लिया है उसका आप स्क्वायर ले लें। अगर मैं इसका स्क्वायर लूँगा तो इस तरह से आएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर लोगे ये भी प्लस हो जाएगी V3 स्क्वायर, ये भी माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर लोगे प्लस हो जाएगी V4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब इसका आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। जैसे -5 का स्क्वायर देखो ना, पहले 5 - 5 आंसर आ रहा है 0। अब आप -5 का स्क्वायर ले रहे हो तो -5 का स्क्वायर भी क्या हो जाता है? प्लस। यही एक वजह है कि हम कभी भी मीन वेलोसिटी को यूज़ नहीं करते थर्मोडायनामिक्स में। हमेशा हम किसको यूज़ करते हैं? मीन स्क्वायर वेलोसिटी को, क्योंकि मीन स्क्वायर वेलोसिटी में ये होता है कि इसका आंसर कभी भी 0 नहीं आता। ये नेगेटिव वैल्यूज़ को भी पॉजिटिव बना देती है, इसीलिए आप यूज़ करते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसकी वजह से नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव बन जाती है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो कि प्रेशर ऑफ गैस में मीन वेलोसिटी यूज़ नहीं की जाती, हमेशा मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। अब देखो, मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। मैं कहता हूँ कि वैसे ही, मतलब मैं अगर आपको फार्मूले की फर्दर वेरिएशन सिखाऊं, मैं कहता हूँ कि मेरे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो ये वैल्यू है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस V4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये मेरे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। अगर मैं इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेता हूँ, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेता हूँ। अभी तक दो चीज़ हमने डिस्कस की कि मीन वेलोसिटी कभी भी आपने नहीं लेनी, क्योंकि मीन वेलोसिटी हमेशा 0 आएगी। क्यों? जितने पार्टिकल लेफ्ट से राइट उतने राइट से लेफ्ट, रिजल्टेंट 0। मीन स्क्वायर लोगे, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता, आंसर 0 नहीं आएगा। मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन जाएगी। देखो, ये स्क्वायर रूट और ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो मीन MS का मतलब मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट, ये बन जाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस V4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का बेशक स्क्वायर रूट आप 2 कर लो अगर मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। ये आपके पास फार्मूला आ गया मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। तो अभी तक हमने मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी को देखा। अब प्रेशर के फार्मूला के ऊपर आओ। मेन देखो, ये फार्मूला आपको क्या शो कर रहा है? ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला बता रहा है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। इसका मतलब पहला फार्मूला हम ये सीख रहे हैं कि प्रेशर V स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेलोसिटी का स्क्वायर कह लो या मीन स्क्वायर कह लो, दोनों का एक ही मतलब है। मैं यहाँ से कह सकता हूँ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर मैं कभी इसकी रेशो बनाऊंगा तो इस तरह से रेशो इसकी बनेगी P1/P2 इज इक्वल टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी 1 ओवर मीन स्क्वायर वेलोसिटी 2। ये मेरे पास प्रेशर का रिलेशन आ गया विद मीन स्क्वायर वेलोसिटी। उसके बाद मैं प्रेशर का रिलेशन लेता हूँ विद रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, कि अगर आप कभी भी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से प्रेशर का रिलेशन लेते हैं तो वो क्या आता है। मैं यही फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आप इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये सारे फार्मूलाज पता हों कि प्रेशर मीन स्क्वायर वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेशो लेनी आनी चाहिए। प्रेशर का स्क्वायर रूट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं इसकी रेशो लेता हूँ तो इस तरह से आएगी स्क्वायर रूट P1/P2 इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 1 ओवर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 2। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ रिलेशन आ गया प्रेशर का। इसी तरह अगर मैं फर्दर उसके और फार्मूलाज देखता हूँ तो देखो, इस फार्मूला में ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, प्रेशर जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे उतना प्रेशर कम होगा। रेशो बनाओगे तो ऐसे बनेगी P1/P2 इज इक्वल टू N1/N2। ये प्रेशर का रिलेशन आ गया विद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसी तरह अगर मैं प्रेशर का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से बनाता हूँ, वो भी आप लोगों को नज़र आ रहा है कि देखिए प्रेशर जो है इस केस में काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कभी भी मुझे काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर का रिलेशन पूछा जाएगा तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन बनाऊंगा। ये है कि मेरे पास P1/P2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2। ये प्रेशर का रिलेशन आ गया विद काइनेटिक एनर्जी। आप प्रेशर को विद काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद प्रेशर का फार्मूला, एक और प्रेशर का फार्मूला भी होता है जो कि आप फाइंड आउट करते हैं, P इज इक्वल टू 1/3 ρ V स्क्वायर।
इस फॉर्मूला में ये P जो है ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और रो जो है इस केस में ये डेंसिटी है और ये जो V स्क्वायर है इसको आप बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये आपके पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका मतलब ये है अगर मैं इसको अब फर्दर इसका मैं रिलेशन देखूं तो मुझे पता चलता है प्रेशर जो है वो डेंसिटी के भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डेंसिटी ज़्यादा करता जाऊंगा प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा, डेंसिटी कम करूंगा प्रेशर कम होगा। रिलेशन ऐसे बन सकता है P1/P2 इज इक्वल टू ρ1/ρ2। ये प्रेशर का रिलेशन विद डेंसिटी। तो ये सारे रिलेशंस आपको पता होने चाहिए, A to Z आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्रेशर के क्या फार्मूलाज हैं। अब देखो मुझे वो कोई भी क्वेश्चन देगा मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा इसको सॉल्व करना क्योंकि मुझे सारे फार्मूलाज पता है। मैं एक सिंपल आपको MCQ की प्रैक्टिस करवाता हूँ कि आप मीन स्क्वायर वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का आपको आइडिया हो जाए। मैं कहता हूँ कि मेरे पास कुछ पार्टिकल्स की वेलोसिटीज़ हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं मेरे पास, उनकी वेलोसिटी है v1 की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड, v2 की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड, v3 की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से v4 की आप वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड ले लें। अब अगर आपसे वो कहता है कि ये आपके पास वेलोसिटीज़ हैं, इसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालें, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह किया जाता है। स्क्वायर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस v4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करो। देखो अब आपके पास वैल्यूज हैं तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 4। 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 25 45, 45 और 9 54 डिवाइडेड बाय 4। ये आपके पास इस केस में जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो उसका आंसर जो है वो 54 आ गया। इसका मतलब आप इसको ऐसे लिखेंगे कि इस केस में जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो आ गई स्क्वायर रूट 54 डिवाइडेड बाय 2। तो आप कोई भी क्वेश्चन हो इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको ये सारे, देखिए ये सारे एंटी टेस्ट है, ये सारे ही फार्मूलाज हैं, इससे से रिलेटेड वेरिएशन आती है और वो MCQ बन जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। कि इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर क्या है या उसमें आपने क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में T का मतलब यहां पे टेम्परेचर है। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में आपको पता है आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं PV इज इक्वल टू nRT। ये आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लें। अब देखिए जो n है ना ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। n के 2 केसेस हैं, मैं यहाँ पे करके लिख रहा हूँ। देखिए केस 1 यहाँ पे आप कह लें और इधर मैं कह देता हूँ केस 2। स्मॉल n जो है आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं n/na। इसी तरह जो स्मॉल n है आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं m/m, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर। इसी तरह आप लिख सकते हैं मैस ओवर मोलेकुलर मैस, मॉलिक्यूलर मैस। इसी फार्मूले में देखो मैं ये दोनों केसेस सब्स्टिट्यूट करता हूँ लहदा, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। तो ये देखो मैं जब इसमें डिफरेंट ये केसेस दोनों सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यहाँ पे आएगा PV इज इक्वल टू n की जगह पे आ जाएगा n/na और साथ में होगा RT, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा PV इज इक्वल टू, इधर मैंने इस वाले फार्मूले में n की जगह m/m पुट करना है और पहले वाले केस में मैंने n/na पुट कर, मतलब फार्मूला एक ही है लेकिन n की वैल्यू एक मैं इस तरफ पुट कर रहा हूँ और एक n की वैल्यू मैं इस तरफ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ये आ जाएगा मेरे पास m/m और साथ में आपके पास होगा RT। जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे, देखो ये जो R/na की रेशियो है, ये जो R/na लिखा हुआ है, R/na को आप बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻ समथिंग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये R/na जो है ये बच्चों इक्वल होता है K के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। तो 1.38 इंटू 10⁻23 इसकी वैल्यू है जॉल पर केल्विन। तो K का जो यूनिट होता है वो होता है जॉल पर केल्विन। ये K का यूनिट है जॉल पर केल्विन। अगर मैं इस फार्मूले में इक्वेशन नंबर इसको आप 3 कह लें या 2 कह लें, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 को इसको आप 3 बना लें। अगर मैं इक्वेशन 3 को 2 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास PV इज इक्वल टू KNT, ये वैल्यू आ जाएगी।
इसी तरह देखो, इसको मैं इक्वेशन 4 बना लेता हूँ। प्रेशर का फार्मूला, यही वाला फार्मूला जो मैंने आपको कहा, ये सबसे मेन फार्मूला इसमें। देखो v इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये इक्वेशन मेरे पास ऐसे हो जाएगी, इधर आ जाएगा PV इज इक्वल टू 2/3 n और साथ में हाफ mv²। इसको आप इक्वेशन 5 बना लो। अभी मैं केस 1 को लेके चलूँ, केस 2 का रिजल्ट अभी डिस्कस करता हूँ आपसे मैं। अब मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ लास्ट स्टेप में। जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 है, अगर मैं इसको और 5 को कंपेयर करूँ, मीन्स के इक्वेट करूँ, देन मेरे पास क्या वैल्यू होगी। देखिए, मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ कंपेयरिंग 4 और 5, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल राइट हैंड साइड के इक्वल, ये आपके पास आ जाएगा KNT इज इक्वल टू 2/3n और यहाँ पे आपके पास वैल्यू होगी हाफ mv²। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आप ये रिजल्ट ड्राइव करते हैं। यहाँ पे देखें, ये n जो है इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास इस केस में जो टेम्परेचर है उसकी ये वैल्यू आ जाएगी 2/3 के इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड और हाफ mv²। यहाँ से आपने एक और चीज़ सीख ली, यहाँ से आपको ये पता चला कि टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर मैं कभी भी रेशो लूँगा तो इस तरह से आएगी T1/T2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2। टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। तो ये फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता है इस तरह के। अगर MCQ आएंगे तो आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर देखो, मैं यहाँ पे गौर करूँ ज़रा इस चीज़ को कि मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को रहने दूँ, तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, 2/3, ये 3 के जो इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगी मेरे पास वैल्यू 3kT डिवाइडेड बाई 2। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया मेरे पास। इसका मतलब ये भी है कि अगर इस फार्मूले में से देखो, ये मैंने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकाल लिया 3kT डिवाइडेड बाई 2। अगर इसी फार्मूले में से मैं v² की वैल्यू निकालता हूँ, गौर कीजिएगा, ये सारे ही MCQs हैं एंट्री टेस्ट के, A to Z सारे के सारे MCQ हैं। अगर मैं इस फार्मूले में से v² की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास क्या निकलेगी वैल्यू। देखो, ये v² की वैल्यू मेरे पास आएगी, अगर मैं v² की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ 3kT/m, ये वैल्यू आएगी मेरे पास। v² का मतलब मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3kT/m। ये एक नया फार्मूला आ गया मेरे पास। यहाँ पे सबसे मेन इसका कंक्लूजन क्या है इस फार्मूले का, ये मैं इधर करके लिखता हूँ। इस फार्मूले का मेन कंक्लूजन ये है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मीन्स के स्मॉल m के। मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि RMS वैल्यू जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के। RMS वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मैस, मैस के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये बड़ा मेन रिलेशन है। इसका मतलब यहाँ पे मैं एक MCQ डिस्कस करता हूँ। मैं कहता हूँ अगर आपके पास ये डिफरेंट गैसेज हैं, एक आपके पास ऑक्सीजन है, एक आपके पास हाइड्रोजन है, एक आपके पास नाइट्रोजन है, डिफरेंट गैसेज हैं। मैं कहता हूँ कि बताएं RMS वैल्यू मैक्सिमम किसके लिए होगी, मैक्सिमम किसके लिए होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे चेक करते हैं, जिसका मैस जितना कम होगा उसकी RMS वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। देखो, इन सब में सबसे कम मैस किसका है, जो M है, वो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन का। तो आप फ़ौरन ही समझ आएंगे इस फार्मूले को अपने माइंड में लाके कि जिसका सबसे कम मैस है वो हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन की RMS वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये आपके सामने ही है जो मैंने सारे फार्मूलाज लिखे हुए। उसके बाद देखो कि जो केस 2 था उसमें मैंने कहा PV = nRT में आपने n की जगह पे m/m सब्स्टिट्यूट करना है। जब आप n की जगह पे m/m सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आपके पास वैल्यू आ गई m/m RT। अब देखो, ये m इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये आपके पास आ जाएगा PM = m/v RT। यहाँ पे आप कह सकते हैं ये आ गया PM = ρRT। ये भी एक ही क्वेश्चन आपके पास। इसका मतलब कभी आपको कोई ऐसी क्वेश्चन दी जाए जिसमें आपसे पूछे कि बताएं कौन सी क्वेश्चन सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं इनमें से कौन से वाली क्वेश्चन सही है,
तो आपको इस फार्मूले के मुताबिक जो है ना वो रिलेशन बनाना आना चाहिए। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक MCQ डिस्कस करता हूँ कि आप लोग बताएं इनमें से कौन सी क्वेश्चन ठीक है। एक सिंपल सा MCQ कि विच इक्वेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन से वाली क्वेश्चन सही है। अल्फा ऑप्शन आपके पास PV इज इक्वल टू, जैसे सपोज मेरे पास 5 ग्राम है, मैस जो है वो 5 ग्राम है, 5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का, 5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कह लो। आपने क्वेश्चन बतानी है कौन सी सही है। तो PV इज इक्वल टू 5/14 RT, ये अल्फा ऑप्शन आपके पास। बीटा ऑप्शन आपके पास PV इज इक्वल टू 5/28 RT। चार्ली ऑप्शन आपके पास PV इज इक्वल टू 5/16 RT। और डेल्टा ऑप्शन आपके पास PV इज इक्वल टू 5/32 RT। अगर ये क्वेश्चन आया है पेपर में, सपोज आपने चेक करना है, आप कैसे चेक करेंगे। देखिए वो कह रहे हैं 5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। मुझे पता है कि क्वेश्चन ये होनी चाहिए कि मैस को डिवाइड करना आपने उसके मोलेकुलर मैस के ऊपर। तो जाहिर सी बात है 5 मैस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में होती है और नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, इसका मतलब उसका 28 होगा आप मॉलिक्यूलर मैस जो लेंगे। तो राइट ऑप्शन इसका बीटा है, ये क्वेश्चन सही है। अगर वो ऑक्सीजन का पूछता तो ये वाला ऑप्शन सही होता, डेल्टा ऑप्शन, क्योंकि ऑक्सीजन का O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन जो है उसका 32 होता है मॉलिक्यूलर मास। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से रिलेटेड कोई भी MCQ आए तो आप इस काबिल हों कि आप इसको सॉल्व कर सकें। तो ये था बेटे हमारा फर्स्ट जो मेन टॉपिक था, प्रेशर ऑफ गैस, उसके साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे फार्मूलाज आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है जी इंटरनल एनर्जी। कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, उसके बाद वर्क एंड हीट, मतलब इसी तरह से ये चैप्टर कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ये इंटरनल एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए आप इंटरनल एनर्जी को ऐसा डिफाइन करते हैं, इसको आप U से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो चीज़ों का सम होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसका जो सम है वो इंटरनल एनर्जी होगा। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होती है। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है, अगर मैं स्टेट फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो एक्चुअली इसका मतलब है पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ पे डिपेंड नहीं करती इंटरनल एनर्जी, पाथ इंडिपेंडेंट होती है। ये हमेशा डिपेंड करेगी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के ऊपर, ये पाथ इंडिपेंडेंट होती है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। तो इंटरनल एनर्जी हमेशा याद रखिए स्टेट फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा MCQ में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। मैं कहता हूँ कि सपोज करें ये आपको जो है ना 4 डायग्राम्स दी हुई हैं। एक आपके पास ये डायग्राम है, एक आपके पास ये डायग्राम है, इसी तरह से एक आपके पास ये डायग्राम है। रैंडम है, इसकी वैल्यूज ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये 5 है, ये 10 है, इस तरह से ये भी 10 है, ये आपके पास 0 वैल्यू है, ये 10 है, ये 15 है, ठीक है। इसी तरह से ये आपके पास इसका रेडियस जो है वो 5 है। मैं आपको कहता हूँ बताएं इनमें से इंटरनल एनर्जी किसकी ज़्यादा है। हमेशा याद रखें जब एक साइक्लिक पाथ होता है, क्लोज पाथ होता है, इंटरनल एनर्जी एक क्लोज पाथ में हमेशा कितनी होगी, 0। इसका मतलब इन सब की इंटरनल एनर्जी सेम है, ए की भी, बी की भी, सी की भी, इन तीनों की इंटरनल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, क्योंकि तीनों साइक्लिक पाथ में। तो याद रखें कि ये मेन चीज़ है कि इंटरनल एनर्जी फॉर साइक्लिक पाथ इज 0। इंटरनल एनर्जी हमेशा अपने साइक्लिक पाथ में 0 लेनी है, इसका और किसी से लेना देना नहीं होता, ये साइक्लिक पाथ में हमेशा 0 होती है। तो कोई भी आपको MCQ आ जाए, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है साइक्लिक पाथ में, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो कितना होगा, आपके पास 0 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क एंड हीट। वर्क एंड हीट के कॉन्सेप्ट को अब हम डिस्कस करते हैं कि वर्क और हीट क्या होता है।
देखिए वर्क एंड हीट में पहली चीज़ तो ये इसका फार्मूला जो आपको ड्राइव करवाते हैं टीचर वो होता है पी डेल्टा वी। ये फार्मूला ही बड़ी मेन चीज़ है। मैंने आपको याद है आपको चैप्टर 4 में पढ़ाया था कि वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। हमेशा याद रखें कि वर्क प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ हो या फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो, ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपने इसका जो भी प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ का एरिया है ये आपको वर्क प्रोवाइड करेगा। कभी भी आपको ऐसा एमसीक्यू आया है, आपने इसका एरिया ले लेना है, आपने प्रेशर और वॉल्यूम के जो ग्राफ है उसका आप एरिया फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास वर्क डन आएगा। इसका मतलब ये है कि मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि इस केस में एरिया अंडर पीवी ग्राफ, जो भी पीवी ग्राफ का एरिया है ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, वर्क डन। जो भी प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ का एरिया होगा वो आपको वर्क डन प्रोवाइड करेगा। कभी आपको ऐसा एमसीक्यू आ जाए उसने प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ दिया हुआ है, आपने उसका एरिया लेना और आपके पास वर्क डन आ जाएगा। जैसे मैं एक एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। मैं कहता हूँ कि सपोज करो अगर आपको इस तरह से एक डायग्राम ये दी हुई है, ठीक है, और आगे ये जो है ना आपके पास एक ट्रायंगल है, ये आपके पास प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये आपके पास वैल्यू 0 है, ये 5 है, ये 10 है, यहाँ पे आपके पास 15 है और ये वैल्यू आपके पास 20 है और ये वैल्यू आपके पास 10 है। सपोज ये प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ। अगर वो आपको कहता है इसका आप एरिया, इसका आप वर्क निकालें, इस केस में उसने आपको डायग्राम दी हुई है और वो आपको कह रहा है इसमें वर्क फाइंड आउट करें, तो कभी भी आपने इसको ज़्यादा नहीं सोचना। प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ हो उसका एरिया ले लो तब भी वर्क डन आ जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो उसका एरिया ले लो तब भी वर्क डन आ जाएगा। इवन के फोर्स और एक्सटेंशन ग्राफ जो आपने चैप्टर 17 में पढ़ना है, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का भी आप एरिया लेते हैं तब भी आपके पास क्या आता है, वर्क डन। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे मैं वर्क निकालने के लिए इसका एरिया लूँगा, बेस इसकी 5 से स्टार्ट हो रही है, 10 पे ख़त्म हो रही है, 10 - 5 ये 5, हाइट आपके पास कितनी है 10, प्लस ये आगे ट्रायंगल है, ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ इनटू बेस कितनी है 20 में से 15 माइनस करें, बेस हो गई 5 और हाइट आपके पास उसकी 10 है, 2 5 = 10। इसका मतलब ये आगे आपके पास 50 + 25, ये आंसर आपके पास 75 जूल्स में आंसर आ जाएगा। ये इसका राइट ऑप्शन है 75 जूल्स। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं या आते रहे हैं या इसका कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे मेन इसका टॉपिक है, वो बहुत ही आपने ध्यान से समझना है कि नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपने क्या चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेसेस, कि उनकी क्या कैटेगरीज हैं और वो कितनी तरह के प्रोसेस होते हैं। उसके बाद फिर हम टेम्परेचर की कन्वर्जन्स पढ़ेंगे ताकि आपको टेम्परेचर कन्वर्जन्स भी क्लियर हो। तो मैं अब आपसे जो टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ वो है जी आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, साथ ही आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। बेटे 4 तरह के टोटल प्रोसेस हैं, बुक में उसने 2 तरह के लिखे हुए हैं लेकिन एक्चुअली 4 तरह के होते हैं। पहला जो यहाँ पे प्रोसेस है उसको मैं कह रहा हूँ आइसोबैरिक प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्ड जो आपके पास है उसको आप कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। और जो लास्ट में आपके पास है उसको आप कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ये 4 तरह के प्रोसेस हैं जो आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं, जो डिस्कस किए जाते हैं। देखें आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप कहते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट रहे। अगर किसी प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, जो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है उसको हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है उसको आप कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम होती है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नो हीट एंटर
और लीव द सिस्टम। इस तरह के जो प्रोसेस होता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें आप कहते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ये 4 तरह के प्रोसेसेस हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट आइसोबैरिक, सेकेंड आइसोथर्मल, थर्ड एडियाबैटिक और फोर्थ जो है वो आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए आइसोबैरिक प्रोसेस जो है इसमें आप कहते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कभी भी चेंज नहीं होगा, प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, इसमें नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट। अब देखो मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज़ करता हूँ, जो कि आप सब बच्चों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पहले ही पता होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बताता है कि किसी सिस्टम में जब हम हीट ऐड करते हैं तो उसकी वजह से उसकी इंटरनल इंक्रीज हो जाती है, प्लस सिस्टम में वर्क करने की एबिलिटी आ जाती है। मैंने किसी सिस्टम में हीट को ऐड किया, 2 काम हुए, इंटरनल ज़्यादा हो गई, वर्क ज़्यादा हो गया। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W जो है वो इक्वल होता है P डेल्टा V के। ये मेरे पास इक्वेशन है आइसोबैरिक प्रोसेस की। इसी तरह अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूँ आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो देखो अगेन वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। आप बच्चों को पता है कि टेम्परेचर हमेशा इंटरनल एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चूँकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर मैं कहता हूँ कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है कि जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना आपके पास, ज़ीरो। जब मैं इधर ज़ीरो लगाता हूँ तो ये क्वेश्चन बन जाती है Q इज इक्वल टू W। इसी तरह नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम पे जब मैं अप्लाई करता हूँ Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, Q की जगह मैं जीरो लिखूंगा, ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो मैं दरमियान में लाइन लगा रहा हूँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, या आप लिख सकते हो माइनस W इज इक्वल टू डेल्टा U। ये दोनों फॉर्म्स हैं जो इसकी लिखी जा सकती हैं। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ये शायद दोनों ही सेम हो, लेकिन फिजिक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन दोनों इक्वेशंस में। ये वाली जो इक्वेशन है जिसमें वर्क पॉजिटिव है, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है, इसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये आपने याद रखना हमेशा, जब भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी वर्क पॉजिटिव होगा, इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो नेगेटिव होगा, ये याद रखें। उसने वर्ड यूज़ किया एडियाबैटिक एक्सपेंशन तो वर्क पॉजिटिव और इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा, नेगेटिव। अब मैं इस पे आ जाता हूँ, ये वाली जो इक्वेशन है इसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन में आपको नजर आ रहा है कि इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव और वर्क जो है वो नेगेटिव। मतलब अगर कभी भी मुझे ऐसा एमसीक्यू आए कि वो कहे कि इंटरनल एनर्जी का चेंज आपके पास इतना है तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो बताओ वर्क कितना होगा। अगर तो एक्सपेंशन है बेटे, याद रखना एक्सपेंशन में वर्क को हमेशा पॉजिटिव रखना होता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क को आपने पॉजिटिव रखना है और एडियाबैटिक कंप्रेशन में वर्क को आपने हमेशा नेगेटिव रखना है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आइसोकोरिक प्रोसेस जो है इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। मैं इस पर अप्लाई करता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब आप खुद सोचो कि बेटे इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब वॉल्यूम का चेंज आपके पास कितना होगा, ज़ीरो। अगर मैं वॉल्यूम का चेंज ज़ीरो लेता हूँ तो इस फार्मूले में Q जो है वो डेल्टा U के इक्वल आ जाएगा। ये 4 प्रोसेसेस मैंने पढ़ाया आपको। जो ये प्रोसेस है इसकी बहुत सी एग्जांपल बुक में लिखी है, रैपिड एक्सपेंशन और क्लाउड फॉर्मेशन भी जो है उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसमें भी बॉयल्स लॉ लगता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में बॉयल्स लॉ होता है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बॉयल्स लॉ इस पर भी लगता है, लेकिन इस पर इक्वेशन होती है PV पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब बेटे हम इसका ग्राफ बनाते हैं चारों प्रोसेसेस का, कि इसके ग्राफ में किसका वर्क डन ज़्यादा है, किसका वर्क डन कम है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, मैं यहाँ पे इनके ग्राफ इन चारों प्रोसेसेस के बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर नज़र आ रहा होगा, ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे मैं ग्राफ बनाने लगूँ। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ इधर करके ग्राफ बना लेता हूँ ताकि आप बच्चे जो है वो इसको इजीली देख लें। मैं इधर इसलिए चाह रहा था ग्राफ बनाना ताकि ये चारों कॉन्सेप्ट जो है ये आपके सामने हैं तो ग्राफ बनाना आसान हो। मैं इधर ही बना देता हूँ। फर्स्ट जो है देखिए, मैं 4 तरह की कर्व्स ड्रॉ करूँगा ग्राफ में। ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है। एक कर्व मेरे पास ये है, एक कर्व मेरे पास ये है, एक ये वाली कर्व और एक ये वाली कर्व। इसको मैं कहता हूँ ये फर्स्ट कर्व है,
ये सेकंड कर्व है, ये थर्ड कर्व है और ये फोर्थ कर्व है। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कर्व है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है आइसोबैरिक प्रोसेस को। सेकंड जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है एडियाबैटिक को। जो थर्ड है, जो सेकंड है, ये रिप्रेजेंट कर रही है आइसोथर्मल को। थर्ड वन जो है वो एडियाबैटिक को रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि वो ज़्यादा स्टीपनेस उसकी ज़्यादा डाउनवर्ड आ रही है। सेकंड इज रिप्रेजेंटिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, ये एडियाबैटिक प्रोसेस। और फोर्थ, क्योंकि सबसे कम जो वर्क है वो आइसोकोरिक में होता है, आइसोकोरिक में वर्क ही नहीं होता, इसीलिए फोर्थ कर्व जो है ये आइसोकोरिक प्रोसेस की है। ये फोर्थ जो कर्व है ये आइसोकोरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब यहां से एक चीज हमें ये पता चल गई, जो मैं यहां पे इसका कंक्लूजन लिखने लगा हूं, कि सबसे ज्यादा जो वर्क है वो आइसोबैरिक के अंदर होता है। कैसे मुझे पता चल रहा है? क्योंकि मुझे पता है पी और वी ग्राफ का जो एरिया होगा वो वर्क डन प्रोवाइड करेगा। देखो आपने इसका एरिया निकालना है, मेरे पास वर्क आ रहा है, जिसका एरिया जितना ज्यादा है उसका वर्क उतना ज्यादा है, और जिसका एरिया जितना कम है उसका वर्क उतना कम है। सबसे ज्यादा एरिया जो है वो आइसोबैरिक का आ रहा है, दूसरे नंबर पे आइसोथर्मल का, तीसरे नंबर पे एडियाबैटिक का और चौथे नंबर पे आइसोकोरिक का। तो ये सीक्वेंस है फॉर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। जब भी आपको कहा जाए कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई है तो उसमें यह सीक्वेंस होगा कि आइसोबैरिक का वर्क सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद होगा वर्क आइसोथर्मल का, उसके बाद वर्क होगा एडियाबैटिक का, और लास्ट में वर्क होगा आइसोकोरिक का। ये आपने सीक्वेंस याद रखना है इसका, कि सबसे ज़्यादा वर्क आइसोबैरिक में होता है, फिर आइसोथर्मल में होता है, फिर एडियाबैटिक में होता है, फिर आइसोकोरिक में होता है। ताकि ये सीक्वेंस आप अपने माइंड में रखेंगे तो आपके लिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट अब टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बेटा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस थ्रू 1 केल्विन। इसको वैसे तो हम सिंपल कहते हैं कि किसी अमाउंट का जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन तक इंक्रीज कर दे। मोलर का वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली आपके पास 1 मोल गैस है, उसका टेम्परेचर आपने 1 केल्विन तक बढ़ाना है। 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ जाए, उसके लिए मोलर स्पेसिफिक हीट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये इसका फार्मूला होता है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। C जो है वो स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा क्यू हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम मैस है और टी यहाँ पे टेम्परेचर है। तो मैंने सिंपली स्पेसिफिक हीट का, मोलर स्पेसिफिक हीट का वो कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद मैंने ये ग्राफिक बनाया। आप बताएं इनमें से कौन विच ऑफ द फॉलोइंग है हाई स्पेसिफिक हीट, इनमें से किसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी? तो फार्मूला आपके सामने है। जाहिर है जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा उसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होगी, और जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा उसकी स्पेसिफिक हीट सबसे कम होगी। तो ये आपके सामने जो डायग्राम बनी है कि मैंने देखना है किसका टेम्परेचर सबसे कम है। जिसका टेम्परेचर सबसे कम है उसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा है। तो मुझे नज़र आ रहा है ए, बी और सी में से जो टेम्परेचर है वो सबसे कम सी का है। जिसका टेम्परेचर सबसे कम है तो ज़ाहिर स्पेसिफिक हीट इसकी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये भी वही है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस थ्रू 1 केल्विन। लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें आपने प्रेशर को क्या रखना है? कांस्टेंट। इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। फॉर्मूला इसका भी यही है, क्यू पी इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी। ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला। इसमें आप सिर्फ क्या करते हैं कि प्रेशर को आप कांस्टेंट रखते हैं, बाकी वही मोलर स्पेसिफिक हीट वाले कॉन्सेप्ट, सिर्फ इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें फार्मूला इसका यही क्यू वी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, लेकिन चूंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसमें आपने बेटे वॉल्यूम को आप बच्चों ने क्या रखना है इस केस में? कांस्टेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनमें रिलेशन होता है आर का। आर इज आइडियल गैस कांस्टेंट। आर को आप आइडियल गैस कांस्टेंट कहते हैं। मैं यहाँ पे अगर एक सिंपल एमसीक्यू डिस्कस करूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास CV की वैल्यू है 5/2R। आप गैमा फाइंड आउट करें, गैमा इज कांस्टेंट, गैमा की वैल्यू निकालें। ऐसे भी एमसीक्यूज आ चुके हैं, या ऐसा कॉन्सेप्ट भी सीखा जाना चाहिए आपको, और पास पेपर में आते हैं। देखें किस तरह के CV की वैल्यू उसने दी है गैमा। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर गैमा कैसे निकालना है। देखो आसान कॉन्सेप्ट, गैमा का फार्मूला होता है बेटे, गैमा आपने जब भी निकालना है CP डिवाइडेड बाय CV, ये गैमा का फार्मूला है। तो आपके पास CP तो
CV तो है, CP तो नहीं आपके पास। अगर CP की वैल्यू होती है आप डिवाइड करते गैमा आ जाता। तो आप क्या करोगे, CP माइनस CV की जगह पे लिखोगे 5R/2 इज इक्वल टू R। तो CP की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास R प्लस 5R/2। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो CP की वैल्यू होगी मेरे पास 7R/2। तो पहला मैंने ये काम किया, जो उसने मुझे वैल्यू दी थी वहां से मैंने CP की वैल्यू निकाली और इस CP की वैल्यू को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। तो देखें गैमा का आंसर आ जाएगा। अब देखें यहां पे आप क्या करेंगे, गैमा इज इक्वल टू CP की आपके पास वैल्यू है 7R/2 डिवाइडेड बाय CV की वैल्यू आपके पास 5R/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये R/2 और R/2 कैंसिल आउट हो गए, 5 ऊपर चला जाएगा, तो गैमा का आंसर आ जाएगा 5/7। ये आंसर है इसका। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं या इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आ चुके हैं। तो ये अच्छा, आपको अच्छी तरह इसका कॉन्सेप्ट पता हो। ये 3 फार्मूलाज हैं जो आपने अच्छी तरह से सीख लेने। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर स्केल्स। टेम्परेचर स्केल्स को हम डिस्कस करेंगे। बेटे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेम्परेचर स्केल्स। आपको पता है 3 तरह के टेम्परेचर स्केल्स हम पढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट टेम्परेचर स्केल है जिसको आप सेल्सियस स्केल कहते हैं, सेकंड है जिसको आप केल्विन कहते हैं, थर्ड है जिसको आप फ़ारेनहाइट कहते हैं। सेल्सियस स्केल किस तरह से बनाया जाता है, तरीका समझ लें। कोई भी स्केल कैसे डिज़ाइन होता है, देखो ये इसका लोअर पॉइंट है 0, ये हाईएस्ट पॉइंट है 100, इसका लोअर पॉइंट 273, हाईएस्ट पॉइंट 373, इसका लोएस्ट पॉइंट 32, हाईएस्ट पॉइंट 212 फैरेड। स्केल कैसे बनाना है, देखो स्केल का नाम जैसे सेल्सियस स्केल C लिखा, माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। ये स्केल बनाने का तरीका है कि स्केल का नाम लिखो, उसमें से माइनस कर दो लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। इसी तरह से यहाँ पे भी कि जो केल्विन स्केल होगा उसका भी यही फार्मूला होगा, स्केल माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट इज इक्वल टू, इसका भी होगा फ़ारेनहाइट का F माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। जस्ट आपने वैल्यूज लगानी है। देखो C माइनस लोअर पॉइंट आपके पास कितना है 0 डिवाइडेड बाय ऊपर आपके पास है 100 माइनस 0 इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे स्केल का नाम के लोअर पॉइंट 273 डिवाइडेड बाय 373 माइनस 273 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट में स्केल यानी कि फ़ारेनहाइट F माइनस लोअर पॉइंट है 32 डिवाइडेड बाय अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट यानी कि 212 माइनस 32। जब आप इसको, आपने ये स्केल बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, C डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू K ओवर 273 इज इक्वल टू F माइनस 32 ओवर 180। हमेशा याद रखें, जब भी आपके पास आपने कोई भी टेम्परेचर स्केल निकालना है, आपने ये फार्मूलाज यूज़ करने, इनको इक्वेट कर दें, तीनों को आपस में इक्वल कर लें, आप आसानी से वैल्यू निकाल लेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको यूज़ करते हुए आप हर चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं एक और चीज़ यहाँ से कहता हूँ, ये C माइनस 0 था, K माइनस 0 था, ठीक है, आप 0 लिख दें, हालांकि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। C माइनस 0 को मैं लिख सकता हूँ चेंज इन सेल्सियस स्केल डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू K माइनस 0 को मैं लिख सकता हूँ चेंज इन केल्विन स्केल डिवाइडेड बाय 273। F माइनस 32 को मैं लिख सकता हूँ चेंज इन फ़ारेनहाइट डिवाइडेड बाय 180। जब आप ये इस पर गौर करें, ये जो आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं, इधर भी 100 है, सॉरी ये आपके पास क्योंकि 373 में से 273 जाता है तो 100 आता है, यहाँ पे भी 100। देखो यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि सेल्सियस स्केल का चेंज और केल्विन स्केल का चेंज इक्वल होते हैं। कभी भी आपको ऐसा MCQ आए कि सेल्सियस का ये चेंज है, केल्विन का क्या चेंज होगा, उससे आपने परेशान नहीं होना। हमेशा सेल्सियस स्केल का चेंज जो है बेटे वो केल्विन स्केल के चेंज के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक MCQ डिस्कस करता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे ये बताएं कि एट विच टेम्परेचर, कि हम टेम्परेचर की क्या वैल्यू रखें कि उस पर सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट आपस में इक्वल हो जाएं। टेम्परेचर की मैं क्या वैल्यू रखूं कि उस पर सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट आपस में इक्वल हो जाए। ऑप्शन आपके पास इस तरह से हैं, अल्फा ऑप्शन आपके पास 20, बीटा ऑप्शन आपके पास -20, चार्ली ऑप्शन आपके पास -40, डेल्टा ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दिस। अब ये खुद आपने सॉल्व करना है। यही फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ, यही फार्मूला, इन दोनों को इक्वेट करो आप। ये मैं टेस्ट में भी आई है, इस तरह का MCQ मैं आपको टेस्ट में सॉल्व कराऊंगा, ये यहाँ पे आपने इसे खुद सॉल्व करना है। ये सेल्सियस स्केल, ये फ़ारेनहाइट स्केल, इन दोनों को इक्वेट कर लो, मतलब इसकी जगह पे भी x लिख दो, यहाँ पे भी x लिख दो, इन दोनों को कंपेयर करो आपस में, इधर भी x लिख दो, इधर भी x लिख दो, x को फाइंड आउट कर लो, आंसर आ जाएगा, दैट इज़ -40 आंसर आएगा। ये मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा जो आपका टेस्ट है, टेस्ट डिस्कशन के अंदर भी। या इसको भी कर लेते हैं, ये देखो, ये मैं इधर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये आपके पास होगा C -0/100
इज इक्वल टू एफ माइनस 32 ओवर 180। जब आपने सी की जगह पे एक्स लिखना है, ये आ जाएगा एक्स ओवर 100 इज इक्वल टू एक्स माइनस 32 ओवर 180। सॉल्व करोगे ये 0 0 से कैंसिल आउट, 2 5 are 10, 2 9 are 18। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 160, 4x इज इक्वल टू माइनस 160, x की वैल्यू निकाल लो माइनस 40 आएगी। तो ये मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दिया। देखो इसका जो राइट ऑप्शन है वो चार लिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है जिसके कुछ पॉइंट्स मेन और फार्मूला है जिसमें पेपर में एमसीक्यू आते हैं, दैट इज कार्नट इंजन। कार्नट इंजन क्या होता है? कार्नट इंजन जो है वो 4 स्टेप इंजन है। आप सब बच्चों ने, आपको पता, आपने बुक में पढ़ा है। पहला स्टेप है इसका आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन, फोर्थ है एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये 4 स्टेप डिपेंडेंट प्रोसेस है। 4 स्टेप्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, डिपेंड करता है। ये इसका फार्मूला एफिशिएंसी निकालने का 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको T1 का मतलब होता है सोर्स, हमेशा सोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, और T2 को आप बोलते हैं सिंक, इसकी वैल्यू हमेशा कम होती है। इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ये इसके दो, या इस तरह भी आप लिख सकते हो कि Q1 ओवर Q2 इज इक्वल टू T1 ओवर T2, ये भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूलाज हैं ये आपने अच्छी तरह से इसके याद कर लेने हैं ताकि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर लें। जैसे मैं आपको सिंपली यहाँ पे एक प्रैक्टिस करवाता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपके पास जो T1 है ये है 40 केल्विन और T2 है आपके पास 20 केल्विन। बताओ एफिशिएंसी क्या आएगी कार्नट इंजन। जस्ट इसमें वैल्यूज लगा दो, 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो ये एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। आपने जस्ट यहाँ पे करना है, ये आपके पास वैल्यू होगी एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100। आपने वैल्यूज लगानी है, ये आपके पास आएगा एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 की आपके पास जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 20, T1 की वैल्यू है 40 केल्विन मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करेंगे आप, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफिशिएंसी आ जाएगी 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब ये आपके पास आ गई 50%। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में। ये बेटे आज का हमारा चैप्टर था, जो आज हमने चैप्टर 11 को डिस्कस किया, जो कि हमारा चैप्टर 13, जो लेक्चर हमारा 13 था। जो इससे बाकी पॉइंट्स है ना, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जिसमें तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, या एंट्रोपी की डेफिनेशंस वगैरह, वो देख लीजिएगा। सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें 100% जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में आती हैं, जो बहुत ही मेन चीज़ें हैं, वो एक एक चीज़ इंक्लूडिंग टेम्परेचर स्केल और स्पेसिफिक हीट, मैंने आपको सारी चीज़ें इसकी करवा दी हैं। उम्मीद करता हूँ आप बच्चे इसकी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह पास पेपर के एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।